गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज की वीडियो में अपन देखेंगे डिफाइन वर्कमैन कंपनसेशन एंड प्राइस फॉर कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। सो इंट्रोडक्शन इन इंडियन लेबर वर्कमैन compensation, now more accurately termed employees compensation, following 2009 amendment to the Employees Compensation Act 1923, is a social security provision. It mandates that employers pay a specific monetary sum to employees or their dependents in the case of death or injury resulting from an occupational accident or disease. मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था 2000 अपना 1923 का, उसमें एक अमेंडमेंट की गई 2009 में जो रिलेटेड थी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन से। उसके अंदर ये डाला गया कि ये मालक की जिम्मेदारी रहेगी कि अगर काम करते वक्त या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट या डिसीज़ हो जाए किसी को, काम से रिलेटेड डिसीज़ मतलब एक आध ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें कुछ डिसीज़ होने के चांसेस बहुत हाई थे, और उस फैक्ट्री में काम करते करते उस वर्कर को कोई डिसीज़ हो जाए या उसके अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए उस एक्सीडेंट की वजह से, तो इन दिस केस जो मालक है उसकी ये जिम्मेदारी बनती कि उसने उसके फैमिली मेम्बर को कुछ स्पेसिफिक मॉनेटरी सम प्ले करना या फिर उसको करना, या तो उसके डिपेंडेंट जो भी है फैमिली मेम्बर उनको करना उसके मरने के बाद, और अगर ज़िंदा है तो उसको करना अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, which is the set to replace the 1923 Act. The work framework for calculation and distribution remains largely consistent but with updated wage ceilings. जो अभी नया बना सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, उसके तहत 1923 के एक्ट को उसने रिप्लेस तो करा, लेकिन बहुत सी प्रोविज़न सेम ही रखी, बस जो वेजेस की अमाउंट है वो बढ़ गई अभी, क्योंकि उस समय 5,000 रुपये भी बहुत थे। अभी उस वो 5,000 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए अभी थोड़े हाई वेजेस कर दिए। डिफाइनिंग एम्प्लॉय फॉर कंपनसेशन, सॉरी मैंने 5,000 भी बहुत बोल दिए, उस समय तो वर्कर को क्या 500,000 मिलते होंगे महीने के। To qualify for compensation, an individual must be an employee as defined by the Act. This includes persons employed in factories, mines, plantations, construction work, and other hazardous occupations listed in the Schedule 2. मतलब कंपेंसेशन के लिए कौन से पर्सनस एलिजिबल है, तो वो पर्सन जो भी एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, या कोई भी प्लांट में, या वो कंस्ट्रक्शन जगह वर्क पे, या फिर कोई हज़ार्डस ऑक्यूपेशन जैसे एसिड फैक्ट्री हो गई या कोई भी फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री वगैरह, तो जो भी शेड्यूल 2 के अंदर लिस्टेड है उन सब के अंदर इट एक्सक्लूड्स पर्सन वर्किंग इन अ कैजुअल कैपेसिटी अनलेस फॉर द एम्प्लॉयर स्टेट एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। मतलब जो पर्सन एक तो आर्म फोर्सेस वाली इसके अंदर एक्सक्लूड है, और जो पर्सन वो कैजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे थे, मतलब वो खुद के इसमें काम कर रहे थे और खुद का काम था कोई पर्सनल काम, उसके अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसके अंदर नहीं कंपेंसेशन मांग सकते। बट अगर वो एम्प्लॉयर ने कोई काम बोला उसके लिए किधर बाहर गए थे उधर एक्सीडेंट हो जाए, देन वो इसके अंदर आएंगे कंपेंसेशन के लिए। Calculation of compensation. The amount of compensation is not a flat rate. It is calculated based on three variables. So ये कोई एक डिसाइडेड रेट नहीं रहता, ये कैलकुलेट किया जाता है थ्री वेरिएबल्स की बेसिस पे। सबसे पहला मंथली वेजेस, देन रिलेवेंट फैक्टर, एंड लास्ट में नेचर ऑफ इंजरी। सो ये अपन ने देखा है, सो मंथली वेजेस टोटल सैलरी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस वैल्यू ऑफ अम्यूनिटीज़, ये सब आता है मंथली वेजेस के अंदर। देन रिलेवेंट फैक्टर नंबर डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल 4 बेस्ड ऑन द एज ऑफ एम्प्लॉय, younger employees receive higher factor with nature of injury whether it is resulted in death, permanent total disability or permanent partial disability. So सबसे पहले मंथली वेजेस क्या है, उसके अंदर डियरनेस अलाउंस और एम्यूनिटीज़ की वैल्यू ऐड करी जाएंगी। देन रिलेवेंट फैक्टर एज क्या है, अगर यंगर होगा तो ज़्यादा और बूढ़ा होगा तो कम, एंड नेचर ऑफ इंजरी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है या टोटल डिसेबलमेंट है या डेथ हो गई, तो ये देखा जाएगा। देन आता फॉर्मूला। Currently, the central government has capped the monthly wage for calculation at 15,000 rupees, even if the employee earns more. मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई करा है कि 15,000 मिनिमम रखना पड़ेगा भले ही वो ज़्यादा कमा रहा हो। सो इवेंट डेथ हो गई तो कैलकुलेशन फार्मूला 50% मंथली वेजेस
रिलेवेंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर, मिनिमम अमाउंट 1,20,000 होना। और इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 60% ऑफ मंथली वेजेस एंड रिलेवेंट फैक्टर्स वो 1,40,000 होगा। देन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, अगर अपन 15,000 पकड़ रहे तो मंथली वेजेस को, तो ये अमाउंट आ रही। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट अगर होंगी तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इनटू कंपनसेशन फॉर टोटल डिसेबलमेंट, तो इसका कैलकुलेट नहीं करते आएगा, वो टाइप ऑफ इंजरी देखनी पड़ेंगी कौन सी है। तो एग्जाम्पल, इफ अ 30-year-old वर्कर, रिलेवेंट फैक्टर 207, अर्निंग 20,000 dies, the calculation uses the capital of rupees 50,000, 7,500, 50% of 15,000 into times 207, तो उसको फिर 15,59,000 मिलेंगे उसके फैमिली वालों को। सो इस प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाता है। मतलब 15,000 के हाफ कितने होते हैं? 7,500। 7,500 और उसकी जो रिलेवेंट फैक्टर बोला गया है 2,207, 30 साल का वर्कर है वो, 207 गुनेला 15,000, 15,59,850 आती हो। भले ही वो 20,000 कमा रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने 15,000 मंथली वेजेस एक रखा है उधर कि मिनिमम 15,000 तो होना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन, the employer is prohibited from paying compensation directly to dependents in case of death or to a person under a legal disability. All such payments must be made to the commissioner for employees compensation. बहुत सी बार क्या होता है कि मालक कुछ दबाव वगैरह डालते या कुछ झोलमाल करते पैसे देने में, इसलिए ये अंडर कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन के द्वारा किया जाता। इस मतलब मालक को कमिश्नर को देने पड़ेंगे, देन कमिश्नर उसके डिपेंडेंट्स को देगा या फिर उसको देगा जिसको लीगल डिसेबिलिटी हुई है। तो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहती है? तो सबसे पहले डिपॉजिट विद कमिश्नर, एम्प्लॉयर डिपॉजिट द कैलकुलेटेड अमाउंट विद कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ द लाइबिलिटी अराइजिंग, 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर दे देता। Notice to dependents, if the employer denies liability, the commissioner may publish a notice or contact known dependents to submit their claims. अगर जो मालक है वो देने से मना करता है तो कमिश्नर नोटिस भेजेगा कि डिपेंडेंट्स को, भाई तुम लोग कुछ ये करो, क्लेम्स करो उस पर, कि मतलब दावा दाखिल करो कि भाई हमको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। Apportionment, if there are multiple dependents, example widow, minor children, dependent parents, the commissioner decide how the money is divided among them based on their needs. So need के हिसाब से इन सब में डिवाइड करेंगे कमिश्नर। Investment for minors, money due to women or person under legal disability, usually invested in a bank or post office for their benefit rather than being given as lump sum. मतलब अगर डिपेंडेंट्स एक तो वुमेन है या फिर पर्सन है अंडर लीगल डिसेबिलिटी, मतलब अनसाउंड माइंड है या लुनेटिक है, तो उस कंडीशन में वो पैसा एफडी करके पोस्ट ऑफिस या बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा, और जब वो साउंड माइंड हो जाएंगे या फिर वो वुमेन एलिजिबल हो जाएंगी तब उनको वो मिल जाएगा। देन आता पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द कंपेंसेशन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू, अगर 1 महीने के अंदर अंदर फेल कर गया तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द कमिश्नर में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम और एज प्रिस्क्राइब ऑन द अरियर्स, मतलब 12% व्याज के साथ उसको देना पड़ेगा। पेनल्टी, if there is no justification for the delay, a penalty not exceeding 50% of the compensation amount may be imposed. अगर उसके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हो डिले का तो 50% से अंदर अंदर जो टोटल कंपनसेशन अमाउंट देनी है उसके अंदर, मतलब 50% से कम ही देना पड़ेगा उसको पेनल्टी। मतलब अगर 10 लाख देना है उसको तो मोस्टली वो ज़्यादा नहीं रहता, 1-2% या 5% मैक्स टू मैक्स उतनी पेनल्टी भरनी पड़ती है उसको कंपनसेशन अमाउंट की। Note on funeral expenses. In addition to compensation, the employer is liable to pay 15,000 as per the latest limit toward the funeral expenses of deceased employee. मतलब वो तो देना ही पड़ेगा कंपनसेशन अमाउंट, उसके साथ 15,000 और देने पड़ेंगे उसकी जो भी अंतिम क्रिया है वो कंप्लीट करने के लिए। सो ये हो गया अपना, क्या देखा अपन ने अभी, डिफाइन वर्कमैन compensation, price for calculation and distribution of compensation. So thanks for watching the video.